टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। हाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप ऑप्शन सीधे सीधे यूनिट एंड डायमेंशन से अलग करके सीधे सीधे कई बार आंसर दे देते हो। कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ता और कई बार इंटेंशनली इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको सिर्फ यूनिट और डायमेंशन ही चेक करना होता है। वो लोग ऐसा स्पेसिफाई नहीं करते कि इसका यूनिट और डायमेंशन चेक करो, पर आपको ये खुद से समझना पड़ेगा कि आपने मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो थ्योरी आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है अगर हर ऑप्शन आपको अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग यूनिट दे रहा है, तो फिर हो सकता है वो क्वेश्चन बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि आपको उस अननोन क्वांटिटी का क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो एज सच डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से आ सकता है। ठीक है, अब हर चीज की यूनिट बता पाना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जब आप पूरा 11th का कोर्स और 12th का कोर्स पढ़ लोगे तब धीरे धीरे आपको समझ आएंगी चीजों की यूनिट। जैसे रैंडमली अगर मैं कोई क्वांटिटी अभी बोल दूं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम उसका यूनिट नहीं बता सकते। हाँ, एक चीज मैं श्योरली बता सकता हूँ कि फिजिक्स में अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसका यूनिट और डायमेंशन बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है ना। तो मॉड्यूल वगैरह फिजिकल क्वांटिटी बोला कैसे जाता है, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे कि आप यूज करते हो टू एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिजिक्स, उसे आप क्या कहते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। अब फिजिक्स में कई सारे लॉ और फिनोमिना आएंगे और कई सारी क्वांटिटीज को हम यूज करेंगे, जैसे कि मास को हम यूज करते हैं, ठीक है ना, टाइम को हम यूज करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आपने सुना होगा, फोर्स को हम यूज करते हैं। तो इन सभी को क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी फिजिक्स के लॉ या फिनोमिना को एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प कर रही है, उसे आप क्या कह देते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी कह देते हो। समझ आ रही है बात। तो ऐसी तो कई सारी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनकी एक यूनिट होती है। तो बात आती है कि यूनिट किसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा मेजरमेंट एंड एरर। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। तो मेजरमेंट का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और आपसे बोलता हूं कि बताओ ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप ये बताओगे कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। अगर मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं, अब आप कह सकते हो कि ये लाइन बड़ी है कंपेयर टू दिस लाइन। लेकिन अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता तो आप कहते ये लाइन छोटी है कंपेयर टू दिस लाइन। तो मेजरमेंट करने के लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया है और उसे नाम हमने दे दिया है यूनिट। और हमने कह दिया है कि जब भी आप उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करोगे तो आप उस यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। जैसे कि किसी ने कह दिया कि मास जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूनिट यूज करने वाले हैं उसे हम यूज करने वाले हैं किलोग्राम। ठीक है ना, या केजी आपने सुना होगा। तो अब कोई भी आदमी जाता है और कोई भी सामान खरीदता है तो वो इस तरह से बोलेगा कि मुझे चाहिए 5 केजी शक्कर, अगर शक्कर चाहिए तो ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी बताई। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी आपकी, तो क्वांटिटी तो थी मास। 5 क्या था, 5 है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको कितना चाहिए। और केजी क्या है, यूनिट। यानी कि आपने बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी ऑर्डर की है उसमें क्या क्या बता दिया है कि कितने गुना आपको चाहिए 1 केजी का। तो 5 टाइम्स चाहिए आपको 1 केजी का। ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात। तो ये होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट सिंपली क्या हो गया आपका, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना एक फिक्स्ड गिवन क्वांटिटी से। समझ आई बात। और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यूनिट। उस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली यूनिट। समझ आ रही बात। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज कई तरह की आई, ठीक है ना, पर हम जो स्टडी करते हैं मेनली वो 2 तरह की होती हैं। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी आप 2 तरह की पढ़ने वाले हो। कौन कौन सी? तो एक तो हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी हम कह देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव, हाँ बिल्कुल, अभी कोई बच्चा बोला स्केलर्स और वेक्टर्स, हाँ वो दूसरी तरह का आप कैटेगराइज कर रहे थे। यहाँ पे मैं उन्हें यूनिट और डायमेंशन के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह से आपने क्या की, कैटेगराइज की। एक तो बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक बोला गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। किन्हें बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, उसे आप कहते हो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझने की कोशिश करो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, उसे आप कहोगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं कह दूं मास। अब जब आप मास किसी भी ऑब्जेक्ट का बताते हो तो आप सिंपली कह देते हो 2 केजी, 4 केजी, 6 केजी। आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, आपको लेंथ की जरूरत नहीं है, आपको टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मास को डिफाइन करने के लिए बाकी किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं। जबकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे बोला जाता है? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसे एक्सप्रेस करने के लिए आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़े। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो गई जो एक्सप्रेस होंगी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? ठीक है ना। तो अब देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि किसको बोला जाता है, तो एक एग्जांपल में दे देता हूं आपको, सिंपल सा ले लेते हैं कोई एग्जांपल। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्यों ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे पता लगा मुझे ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? तो इस तरह से आपको वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला पता है तो वो हो जाता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ आ रही बात? तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है अभी, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि आप दूरी किस चीज में मेजर करते हो, आप डिस्टेंस किस चीज में मेजर करते हो, तो आप लेंथ में मेजर करते हो, ठीक है ना, आप मीटर्स में मेजर करते हो, किलोमीटर्स में मेजर करते हो, यानी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी यूज करते हो आप? लेंथ। टाइम आप किस में मेजर करते हो? सेकेंड्स में मेजर करते हो। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे लेंथ यूज करनी पड़ी और टाइम यूज करना पड़ा, यानी कि ये सिर्फ खुद ही से डिफाइन नहीं हो पाई। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें डिफाइन करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ जाए, उन्हें आप क्या कह देते हो? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कह देते हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना है कि कौन कौन सी है, बस आपको फंडामेंटल याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि एक लिस्ट है, एक फिक्स्ड लिस्ट है कि यही क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज होंगी उन सभी को आप क्या कह दोगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कह दोगे। समझ आई बात? तो उसी को जरा देख लेते हैं। किन्हें बोलेंगे यहां तक? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो चुकी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे आप कह देते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। ठीक है। यही सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें कि आप हमेशा क्या यूज करने वाले हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में यूज करने वाले हो। ठीक है। और ये किस सिस्टम ने डिफाइन की? तो ये एसआई सिस्टम ने डिफाइन किया। एसआई सिस्टम क्या है उसमें हम अभी आ जाएंगे, पर पहले तो मैं ये बता देता हूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है कौन कौन सी। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले तो लेंथ। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आपको बताना है कि आपका घर किसी के घर से कितना दूर है, तो उसके लिए आप टाइम नहीं देखते हो, आप सीधे बता दोगे कि हाँ 4 किलोमीटर दूर है तो 4 किलोमीटर दूर है। अब किसी का मास कितना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और घड़ी में कितने बज रहे हैं उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। तो लेंथ एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली मास हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। करंट, मैं उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोल दिया जाता है। ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई होगा। ठीक है ना। और एक हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने का तरीका। ठीक है ना। जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, अभी आपको पता भी चलेगा इसकी यूनिट होती है मोल।
ठीक है ना, काफी समय से मोल मोल पढ़ रहे होगे तुम। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक आखिरी चीज होती है जिसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो 11th में आते आते आपने ये सब लगभग सुना होता है। एक शायद नई चीज आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक आ जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ? तो आपने नाम सुना होगा ल्यूमिनस इन्वर्टर्स, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस बेसिकली रिलेटेड होता है लाइट के साथ। इंटेंसिटी होती है किसी भी चीज की गंभीरता। कोई आदमी इंटेंस दिख रहा है यानी कि वो कितना सीरियस है, ठीक है ना। आप ऐसा सोच के देखो कि आप एक टॉर्च लो और एकदम अपनी आंख के पास लाके उसे जला दो, तो आपकी आंखें अचानक से अपने आप बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आंख के ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? बहुत हाई होगी, हम ऐसा कहते हैं। जबकि अगर 1 किलोमीटर दूर खड़ा होकर कोई टॉर्च मार रहा होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ आई बात? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली आपको बता देता है कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका। तो ये आपके पास आ जाती है क्या? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2 फिजिकल क्वांटिटीज और डिफाइन की गई हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें इन 7 मेन में काउंट नहीं किया जाता। कोई बार बार लिखे जा रहा है। प्लेन एंगल ये एक होती है, और एक होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो प्लेन एंगल के साथ तो आपने डील किया ही होगा। यहां पे एक नई चीज और आ जाती है जिसे हम बोल देते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इन सब को छोड़ के दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपने सुनी है, फोर्स, मोमेंटम, इंटेंसिटी, प्रेशर, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी। क्या ये सबको क्लियर है? तो आपको बस ये याद रखना है कि ये हमारे पास 7 और ये 2 एडिशनल, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उन सभी को हम क्या बोलने वाले हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलने वाले, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, बात यूनिट की चल रही है, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो अगर आपको इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट पता हो तो सोच के देखो, आपको हर चीज की यूनिट पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल है उसको तो डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो तो इन्हीं से बनी होगी, इन्हीं की हेल्प में एक्सप्रेस की जाएगी। तो जब वो इनकी हेल्प से एक्सप्रेस की जाएगी तो उसकी यूनिट यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी डिराइव हुई होगी किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से। समझ आई बात? तो मेनली हमें यूनिट बस किसकी पढ़नी है? इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट पढ़नी है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में बस क्वेश्चंस क्या आएंगे कि आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स फाइंड करनी हो। तो यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। यहां हम लिख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां हम लिख लेते हैं कि उसकी यूनिट क्या है, और यहां हम उसका लिख लेंगे सिंबल, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी और है। सिर्फ एक ही सिस्टम नहीं है यूनिट्स का, यूनिट कई तरीके से डिफाइन की गई है। ऑब्वियसली दुनिया में जब अलग अलग देश थे, सब अपना अपना काम करा करते थे, तो सबने हर चीज की अलग अलग यूनिट बना ली थी, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा इंग्लैंड वगैरह में पाउंड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। कई जगह पे किलोग्राम यूज किया जाता है मास को मेजर करने के लिए, ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए सिर्फ मीटर ही नहीं है, कई जगह पे फीट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हर जगह पे डिपेंडिंग ऑन लोकेशन क्या था, अलग अलग यूनिट ऑफ सिस्टम थे, ठीक है ना। तो कुछ यूनिट ऑफ सिस्टम हम थोड़ा बहुत याद कर भी लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले एफपीएस, एफपीएस यूनिट सिस्टम, ठीक है ना। तो मेनली सबसे ज्यादा यूज होने वाली 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। वो कौन कौन सी हैं? वो है लेंथ, मास और टाइम, ठीक है ना। तो जो एफपीएस सिस्टम था, उस एफपीएस सिस्टम ने डिफाइन किया था कि लेंथ के लिए हम जब भी किसी भी चीज की लेंथ एक्सप्रेस करेंगे तो किस में एक्सप्रेस करेंगे? वो हम फुट में एक्सप्रेस करेंगे। समझ आ रही है ना? सिमिलरली मास जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो किस में एक्सप्रेस करेंगे? पाउंड में एक्सप्रेस करेंगे। और टाइम जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो किस में एक्सप्रेस करेंगे? सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। तो कुछ जगह पे क्या हुआ करता था कि एफपीएस सिस्टम माना जाता था। लोग फीट में अपनी लेंथ बताते थे, पाउंड में मास बताते थे, और सेकंड में क्या बताते थे? टाइम बताते थे।
इसी तरह से कई जगह पे क्या था, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या करते थे, वो लेंथ को बताते थे किसमें, सेंटीमीटर में, मास को बताते थे ग्राम्स में, और टाइम को बताते थे सेकंड्स में। ठीक है, तो ये सिस्टम भी कई जगह फॉलो होता था। लेकिन अब अलग अलग जगह आप अलग अलग सिस्टम फॉलो करोगे तो उसकी समस्या क्या होगी कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, जैसे आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट भेजना चाहते हो और यहां से आप मेजरमेंट भेज रहे हो पाउंड में, उनको आदत है ग्राम्स की, तो कई बार कन्वर्जन हो पाएगा, कई बार कोई गलत कन्वर्ट कर देगा, तो समस्या होती रहेगी जीवन में। उसके बाद जो वाइडली सबसे ज्यादा यूज किया गया सिस्टम था वो था एमकेएस। ठीक है ना, एमकेएस सिस्टम, जिसमें उन्होंने लेंथ को तो यूज किया था मीटर में, ठीक है ना, मास को यूज किया किलोग्राम, यूनिट दी गई, और टाइम की क्या रही, सेकंड्स रही। समझ आ रही बात? तो यही सिस्टम था जो मोस्टली जगह पे फाइनली क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। और इसके बाद दुनिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दें जिसको कि सभी लोग इस्तेमाल करें, तो फिर वो सिस्टम कौन सा बना, एसआई यूनिट। तो जितने भी क्वेश्चन आप फिजिक्स में अपने जीवन में सॉल्व करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्मूला चल जाए तो आपको उसे किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही डालना होगा। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा किस में डालो, एसआई यूनिट में डालो, क्योंकि ऑप्शन हमेशा आपको एसआई यूनिट में ही मिलेगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट सिस्टम जो है वो हमें यूज करना है, और यही पूरी दुनिया क्या कर रही है, अब यूज कर रही है। ठीक है, तो यहां पे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिख लेंगे, उनकी यूनिट्स लिख लेंगे और उनके सिंबल लिख लेंगे। ठीक है ना, तो हमें पता है क्वांटिटीज तो हमारी कितनी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। यहां मैं उनकी यूनिट लिख देता हूं और यहां मैं लिख दूंगा उसका सिंबल। ठीक है ना, तो क्वांटिटी सबसे पहले अगर बात की जाए लेंथ की, तो लेंथ के लिए जो एसआई सिस्टम ने यूनिट डिफाइन कर दी है वो कर दी है मीटर, और सिंबल उसके लिए आप स्मॉल एम यूज करने वाले। ठीक है, फिर आ जाता है अपना मास। मास के लिए यूनिट डिफाइन की गई है किलोग्राम, और सिंबल उसके लिए आप यूज कर लेते हो केजी। फिर आ जाता है हमारे पास टाइम। टाइम की यूनिट आ जाती है आपकी सेकेंड्स, और सिंबल आप यूज कर लेते हो एस। ठीक है ना, फिर हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम यूनिट यूज कर लेते हैं कौन सी, केल्विन, और इसके लिए सिंबल आ जाता है कैपिटल के। तो इसके सिंबल को कैपिटल क्यों रखा गया है, तो ऐसा ही सिस्टम ने एक और नियम बना दिया कि अगर आप किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रख रहे हो, तो जब भी आप यूनिट को फुल फॉर्म में लिख रहे हो तब तो हमेशा वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होनी चाहिए, भले ही वो एक रैंडम वर्ड हो या वो एक साइंटिस्ट का नाम हो, आपको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना होगा। लेकिन जब आप उसका सिंबल बना रहे हो और वो यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पे, तो उसे आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। समझ आई ना बात? टेम्परेचर के लिए इसलिए यूनिट बताई गई क्या, केल्विन। ठीक है ना, फिर आया हमारे पास क्या, करंट। तो करंट के लिए यूनिट यूज की गई वो थी एम्पियर, और सिंबल बनाया गया ए, क्योंकि ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा आपने, मोल, और यूनिट है मोल। अजीब बात केमिस्ट्री के बारे में यही है, हमने बस ई हटा पाया। ठीक है ना, और कुछ नहीं। और फाइनली आ जाता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसके लिए कैंडेला। ठीक है ना, और हम यूनिट यूज कर लेते हैं सीडी। क्या सबको क्लियर है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट के लिए तो वो 2 क्वांटिटीज है हमारे पास। ठीक है ना, पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल उसके लिए यूनिट यूज करते हैं हम रेडियन, और आरएडी से आप रिप्रेजेंट कर देते हो। और दूसरा जो था हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है ना, जिसके लिए हम यूज करते हैं स्टेरेडियन, और इसके लिए एसआर सिंबल यूज करते हैं। समझ आ रही हो बात? तो यहां पे कई लोगों को लग रहा होगा कि सॉलिड एंगल होता क्या है, तो क्यों ना उसे देख ही लें। हम सॉलिड एंगल बोलते किसे, ठीक है। तो प्लेन एंगल तो आपको याद होगा। प्लेन एंगल किसे बोला जाएगा, अगर 2 लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके इंटरसेक्शन के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसे आप क्या कहते हो, प्लेन एंगल कहते हो। तो बात है कि सॉलिड एंगल किसे बोला जाता है, तो समझ लो एक बार।
इस तरह से एक लाइन है अगर हमारे पास, और एक लाइन इस तरह से, तो हम जानते हैं इसे तो हम क्या कह देते हैं, प्लेन एंगल कह देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसे थीटा कहते नहीं है, थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, पर किसी से भी कर सकते हो आप, अल्फा बीटा गामा, आपकी जो इच्छा है उससे लिख सकते हो। प्लेन एंगल का मीनिंग समझ आना चाहिए, दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो आपको उनके बीच एंगल मिल रहा है उसे आप क्या कह देते हो, प्लेन एंगल कह देते हो। तो ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब सॉलिड एंगल किसे बोला जाएगा, तो सॉलिड एंगल कुछ खास नहीं है। सॉलिड एंगल के लिए आप क्या करते हो, यही जो प्लेन एंगल था इसको यहां पे हिंज करके यानी यहां पे पकड़ लो, ठीक है ना, और एक बार यहां पे पकड़ लो और इसे घुमा दो 3D स्पेस में। यानी कि आप इस तरह से अगर इसे घुमा दो ऐसे, तो क्या बनेगा, ऐसा सोच के देखो आपको क्या दिखेगा। इसी को मैं घुमा देता हूं, बताओ जरा क्या आएगा। अगर ये जो प्लेन एंगल था इसी को मैं रोटेट कर दूं अगर 3D स्पेस के अंदर इस तरह से, तो हमें क्या दिखने वाला है। आप देख सकते हो कि अगर आप इसे 3D स्पेस में रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगा। ठीक है ना, और वो कोन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये आपकी बीच वाली लाइन हो जाएगी, और ऐसा कुछ आपको क्या मिल जाएगा, कोन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां ये जो एंगल हो गया है ये था आपका प्लेन एंगल। तो जब इस प्लेन एंगल से इसे 3D में घुमा के हम एक कोन बना देते हैं तो यही प्लेन एंगल कहलाने लगता है इस कोन का हाफ एंगल। समझ आ रही बात। और जो 3D में एंगल बनेगा, ये जो 3D में एंगल आपको दिख रहा होगा इसे हम नाम दे देते हैं क्या, सॉलिड एंगल, और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा से। ठीक है ना, ये ओम का भी सिंबल होता है, लेकिन हम इससे सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ आ रही बात। या आप ऐसा सोच के देखो, सबने आइसक्रीम कोन तो खाया ही होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं अपने जीवन में। ठीक है, अगर आपने आइसक्रीम कोन खाया है अच्छी क्वालिटी वाला, सस्ता वाला नहीं, तो आपको पता होगा कि आइसक्रीम कोन में ऊपर आइसक्रीम रहती है और यहां पे नीचे वाले पोर्शन में चॉकलेट भरी रहती है। तो वो 3D में जो पोर्शन है जहां सिर्फ चॉकलेट भरी हुई है, तो ये जो 3D का एंगल बन रहा है ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। समझ आ रही बात। यानी कि कोई भी 3D में क्रिएटेड जो एंगल होगा उसे आप बोलोगे सॉलिड एंगल। इसका भर भर के इस्तेमाल आएगा क्लास 12 के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है ना, काफी ज्यादा इस्तेमाल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे छोटा सा मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं, हालांकि मुझे पता है मुझे बतानी नहीं चाहिए, कुछ लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप सिर्फ मेमोराइज कर लेना वो चीज। ठीक है, एक रिलेशन होती है हाफ एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये आपकी लाइन थी और ये आपका कोई एंगल था थीटा, आपने इसे 3D स्पेस में घुमाया है और इस तरह का कुछ कोण बन गया। ठीक है ना, तो इस कोण का ये बन चुका है क्या, हाफ एंगल बन चुका है। तो इस कोण का सॉलिड एंगल कितना होगा अगर मुझसे ये पूछा जाए, तो उसके लिए जो रिलेशन आ जाती है वो ये आ जाती है हमारे पास कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। समझ आ रही बात, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको हाफ एंगल पता है उस कोण का, तो आप उस कोण का क्या बता सकते हो, सॉलिड एंगल बता सकते हो। क्या ये क्लियर हो रहा है। और एक और चीज आप याद रख सकते हो सॉलिड एंगल के बारे में, वो ये है कि अ स्फीयर सबटेंड्स सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई स्टेरेडियन एट सेंटर। समझ आ रही है ना बात। हाँ बिल्कुल, इसका डेरिवेशन करेंगे हम, लेकिन जब इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा क्लास 12 में तब डिराइव करेंगे, अभी करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये यही हो जाता है कि अगर कोई पॉइंट है, अगर मैं जनरल बोलूं ना सॉलिड एंगल के बारे में, तो ये हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है और यहां पे कोई रैंडम सरफेस है, उस रैंडम सरफेस के एंड्स को अगर आप इस पॉइंट पे सबटेंड कराओ, तो जो वो 3D में एंगल सबटेंड करेगा इस पॉइंट पे, उसको आप बोल देते हो उस सरफेस का क्रिएटेड क्या, सॉलिड एंगल। ठीक है ना, तो सबसे इजीली हम समझ किसका पा रहे थे, कोण का समझ पा रहे थे। ठीक है ना, कोण का हम सबसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आप तो बस ये याद रखो कि कोण का अगर आपको हाफ एंगल पता है, कोण का अगर आपको हाफ एंगल पता है
तो आपको उनका क्या बता सकते हो, सॉलिड एंगल बता सकते हो। आपके पास एक कोन है जिसका हाफ एंगल π/3 रेडियन है, तो क्या आप सॉलिड एंगल बता सकते हो उसका? बताओ। तो लोगों ने फटाफट आंसर बता दिया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सॉलिड एंगल हो जाएगा 2π 1 माइनस कॉस π/3, और cos π/3 यानी कि क्या हो जाता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या हो जाता है 1/2। तो ये हो गया आपका 2π 1 माइनस 1/2 यानी कि पाई स्टेरेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ आ रही है बात? ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो आपको बताना है फाइंड द सॉलिड एंगल, ठीक है ना, द आर्क सबटेंड्स या द सेक्शन ऑफ स्फीयर बोल देते हैं, आर्क में द पार्ट ऑफ स्फीयर सबटेंड्स एट सेंटर, ठीक। तो पहला पार्ट तो एक सिंपल सा ले लो जिसमें एक हेमिस्फीयर है मान लो, उसके लिए क्या आ जाएगा, और बी में मैं ले लेता हूं। तो याद रखना है कि पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है, तो पूरा स्फीयर आपको पता है सबटेंड कर रहा है 4π स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो आधा स्फीयर कितना कर रहा होगा, हेमिस्फीयर आपको पता है वो कर रहा होगा 2π स्टेरेडियन। समझ आ रही है बात? या कुछ लोग किस तरह से इसको निकाल लेते हैं, ये फिर से 12th में आएगा, मैं बस इसलिए थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं कि आपको समझ आता है कि नहीं। वो ये है कि आप ऐसा सोच के देखो कि 2D में एंगल कितना बनता है, पूरा 2D में एंगल कितना बनता है सेंटर पे। तो आपको पता है 2D में पूरा एंगल जो सेंटर पे बनाएगी इसकी सरफेस, वो कितना होगा 2π रेडियन। पता है ना आपको 360 डिग्री, 2D में तो 360 डिग्री होता है, तो 2π रेडियन के करस्पॉन्डिंग आंसर आया आपका कितना 4π स्टेरेडियन। समझ आई बात? क्योंकि हमें पता है पूरा स्फीयर कितना सबटेंड करता है 4π स्टेरेडियन। तो एक रेडियन के करस्पॉन्डिंग कितनी आ गई, एक रेडियन के करस्पॉन्डिंग आ गई 2 स्टेरेडियन। अब ऐसा सोचो कि हेमिस्फीयर ने कितना एंगल बना रखा है प्लेन में, तो आपको दिख रहा है पाई रेडियन, तो पाई रेडियन के करस्पॉन्डिंग क्या आ गई 2π स्टेरेडियन। ये मैंने क्या किया, समझ आएगा किसी को? समझ आ रहा है क्या क्या किया मैंने? मुझे बस यूनिटरी मेथड लगाना है, ठीक है ना, बचपन से जो सीखते आ रहे हो आप कि 2π रेडियन जो होता है 2D में उसके करस्पॉन्डिंग 4π आता है स्टेरेडियन में, तो यूनिटरी निकाल दिया और फिर पाई के करस्पॉन्डिंग कितना आता है वो लिख दिया, ठीक है। सिमिलर चीज आप यहां पे लगा सकते हो। बताओ इसके लिए क्या आ जाएगा, बी पार्ट के लिए। तो बी पार्ट में आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि कितना एंगल सबटेंड हो रहा होगा। तो ये निकाल लेते हैं, ये थीटा, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं ये थीटा? तो आप देखो ये पूरा r है, ये पूरा भी r होगा, r में से r/5 गया तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 4r/5। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मैंने r में से r/5 को माइनस किया तो क्या आया 4r/5। थीटा निकालना है, cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस यानी 4r/5 अपॉन r, तो ये क्या आ गया 4/5। समझ आ रही है बात? cos थीटा 4/5 कब होता है? तो इसके लिए अब आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ लिया है कि थीटा की वैल्यू तब क्या होती है 37 डिग्री होती है। समझ आ रही है बात? 37 डिग्री जब थीटा होगा तब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/5 होने वाली है। हमें ये थीटा मिल चुका है, तो अब मैं क्या लगा दूंगा, वही यूनिटरी मेथड वाली बात। इसे मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, रेडियन में। तो एंगल जो आ जाएगा प्लेन एंगल वो आ जाएगा 37 इंटू π/180 रेडियन। अब आपको ये पता लग चुका है, यूनिटरी मेथड से हम ये जान ही चुके हैं कि एक रेडियन कितना बनाता है 2 स्टेरेडियन। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आ जाएगा, आपको सॉलिड एंगल कितना मिल जाएगा, सॉलिड एंगल आपको मिल जाएगा
2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 37 पाई बाय 90 स्टेरेडियन। समझ आई क्या बात? थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, समझ आ रही है क्या बात? क्या किया मैंने, सबसे पहले एक बार फिर से देख लो, ये दूरी r थी, ये पूरी दूरी भी r थी, ये दूरी r/5 थी, तो ये दूरी कितनी बची? 4r/5 बची, ठीक है ना। फिर मैंने cos थीटा निकाला, बेस बाय हाइपोटेनस में cos थीटा आया कितना मेरा? 4/5। cos थीटा 4/5 कब होता है? cos थीटा 4/5 होता है 37 डिग्री पे। थीटा आपका कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया। थीटा क्योंकि आपको 37 डिग्री मिल गया है, आप यूनिटरी मेथड में देख चुके हो कि पूरा स्फीयर यानी कि ये वाली चीज 2D एंगल में 2 पाई रेडियन के करस्पॉन्डिंग होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 1 रेडियन के करस्पॉन्डिंग 2 स्टेरेडियन। तो अब इसको मैं रेडियन में बदल लूं क्यों ना, तो रेडियन में बदलने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? आपको याद रखना है, रेडियन में बदलने के लिए आप π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपको एंगल फाइनली ये मिल गया इतने रेडियन। तो अगर 1 रेडियन 2 स्टेरेडियन है तो इतने रेडियन कितने स्टेरेडियन होगा? इंटू 2 कर दिया बस मैंने, 37 π/90 स्टेरेडियन आपका आंसर आ गया। हाँ, कोई फॉर्मूले से करना चाहता है तो आपको यहाँ पे मिल चुका है 37 डिग्री, ठीक है, तो उसे पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था हमारे पास 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, पुट कर दो तो क्या आएगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4/5, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये? 2π/5। ये भी आ सकता है 0.4 के करीब ही आ रहा है, ठीक है ना। तो बस 2 मेथड से हमने किया, इसलिए यहां मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है, ठीक है, यहां मैंने डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, तो दोनों आंसर सही है। फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल सा है। आपको क्या करना होगा? आपको उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना होगा। जैसे सबसे पहले मैं अगर बोलूं वेलोसिटी, अगर आपसे कोई बोले कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या आने वाली है, ठीक है, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट हम बता सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट सिंपली क्या हो जाएगी? मीटर बाय सेकेंड, ठीक है ना। सबको क्लियर हो गए? तो ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर कोई बोले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका? एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सोच के देखो, चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली वेलोसिटी की यूनिट होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, तो आपका क्या है? सेकेंड ही है, यानी ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब अब हमें तब समझ आएगा जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटीज अब मैं आपको देने वाला हूं, मैं आपको उनका फॉर्मूला बता देता हूं, आप मुझे उसकी यूनिट बताते जाओ, ठीक है ना। इससे हमें समझ आएगा कि हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बस याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या आएगी, फोर्स के लिए अगर एसआई यूनिट बोली जाए, फॉर्मूला इसका आता है फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा हमें? एसआई यूनिट के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, तो मास की तो क्या हो गई? केजी, और एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की आ जाती है हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को नाम दिया गया है क्या? न्यूटन। कैपिटल एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फुल फॉर्म में लिखो तो स्मॉल एन के साथ लिख दो। तो आगे देख ले, आप समझ पा रहे हो। और जैसे कि आप मान लो निकालना चाहते हो किसकी? टॉर्क की। बताओ टॉर्क की यूनिट क्या आएगी? टॉर्क हो जाता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब कोई ये मत पूछना प्लीज टॉर्क होता क्या है, ठीक है। टॉर्क खुद समझाने में एक पूरी क्लास लग जाएगी जब हम रोटेशन में पढ़ेंगे। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये रोटेशनल इफेक्ट होता है किसका? फोर्स का। जैसे फोर्स लगाने से कोई चीज चलती है, टॉर्क लगाने से कोई चीज घूमती है, बस ये समझ सकते हो, ठीक है ना। तो टॉर्क का बताओ क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। दिख रहा है आपको साफ? फोर्स की तो ऊपर ही लिखी हुई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू डिस्टेंस क्या हो गया? मीटर। तो यूनिट होगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? और देख लेते हैं, और हम देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किसे बोला जाता है? ये हो जाता है एंगल कवर्ड
बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर आएगा उसमें हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, यानी कोई कितनी रेट से घूम रहा है। ठीक है ना, उसके एंगल बदलने की रेट क्या है, क्या आ जाएगा बताओ। बिल्कुल सही, सबने बता दिया। एंगल की यूनिट हमें पता है रेडियन, बाय टाइम की यूनिट हमें पता है सेकेंड। ठीक है ना, आप मोमेंटम बता सकते हो। मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगी यूनिट मोमेंटम की, मास आपको पता है केजी, वेलोसिटी पता है मीटर पर सेकेंड। तुम समझ गए कि अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल के दे सकते हो। क्या समझ आ रही है बात? ठीक है ना, चलो अब एक ये तो हो गया कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बता ही सकते होगे। ठीक है ना, अब अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी कांस्टेंट की यूनिट आपको निकालनी है तो फिर किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताया जाता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहां जी है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मास है और आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस का स्क्वायर है, एफ आपका फोर्स है। कोई बोले कि जी की यूनिट क्या है, अगर आपसे ये पूछा गया, तो ऐसे करने में आप क्या करो कि सारी चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और जी को लेफ्ट में रखो, जिससे आपको जी को फॉर्मूला मिल जाए। तो वो आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, और अब बस आप क्या करो, यूनिट्स पुट कर दो। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है जी की यूनिट, नहीं भाई, आप जानते हो फोर्स की यूनिट तो क्या थी, तो फोर्स की यूनिट थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर यानी कि मीटर का होल स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास यानी केजी का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें यूनिट क्या मिल जाती है, यूनिट मिलती है मीटर क्यूब बाय केजी सेकंड स्क्वायर। ये आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी, जी की, अगर मैं एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो। ठीक है, आप फोर्स की चाहते तो इसको न्यूटन भी लिख सकते थे, तो वो हो जाती क्या, अगर मैं इसे न्यूटन लिख देता तो मैं लिख सकता हूं इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये भी यूनिट हो सकती है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या? तो जरा इसका बताओ क्या आएगा। ये आप पढ़ोगे विस्कोसिटी नाम के चैप्टर में। तो विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी, जहां एफ तो आपका फोर्स है, ईटा को बोला जाता है विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट, आर होता है रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर, और वी होती है टर्मिनल वेलोसिटी। कोई ऐसा बता दे आपको कि ये सब इन चीजों का मतलब है, आपको बतानी है यूनिट ऑफ ईटा क्या होगी। बताओ जरा क्या करना होगा भाई, ईटा का फॉर्मूला जैसा बनाना है। तो ईटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी। फोर्स तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर तो नीचे आ गया। ठीक है ना, 6 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, ये तो नंबर है। आर है रेडियस यानी कि मीटर, और ये है टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात? आपको दिख रहा है साफ, क्या आ जाएगा यहां से आंसर, आंसर आ जाएगा केजी पर मीटर सेकेंड। समझ आया क्या, केजी पर मीटर सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हमें कोई अननोन कांस्टेंट भी दिया हुआ है तो उसकी भी आप यूनिट बता सकते हो, भले आपको उसका आइडिया ना हो कि वो फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है, पर अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में से एक्सप्रेस करना आता है तो हम क्या बता सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं। ठीक है ना, डायमेंशन एक वे है रिप्रेजेंट करने का किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस हद तक इस्तेमाल कर रही है। यानी कि आप यहां पे ये बताने वाले हो कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या पावर यूज की जा रही होगी। समझ आ रही बात? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आप उस क्वांटिटी को बॉक्स के अंदर लिखते हो। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि मास का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो मास के लिए हम यूज करते हैं m
और उसके साइड में क्या लगा देते हैं, एक बॉक्स। ठीक है, तो ये बता रहा है कि बेसिकली मास का डायमेंशन क्या है, पावर कितनी यूज की जा रही है, 1। ठीक है, तो ऐसी किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे यहां पे हम लिख रहे थे, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि एक तो मास की यूनिट यूज की गई, एक लेंथ की यूज की गई और एक टाइम की यूज की गई। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यही बताने वाला है कि किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया गया है उस डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो हम डायमेंशनल सिंबल देख लेते हैं। यहां आ जाती है हमारी क्वांटिटी, यहां लिख लेता हूं मैं क्वांटिटी, और यहां मैं लिख लेता हूं डायमेंशन। कैसे लिखते हैं हम, ठीक है ना, तो देख लेते हैं। मास के लिए हमने इस तरह से लिख लिया है, लेंथ के लिए आप यूज करते हो L, टाइम के लिए आप यूज करते हो T, ठीक है ना, करंट के लिए आप यूज कर लेते हो A, एम्पियर वाला, टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं K, ठीक है ना, या आपको कई बुक्स में थीटा भी दिखेगा, ठीक है ना, थीटा की पावर के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको पता है, मोल, ठीक है ना, और फाइनली हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ठीक है ना। तो इनका तो इस्तेमाल हमारे को आने नहीं वाला है, ये जो आगे चीजें लिखी हुई हैं मेनली जनरली हम डील करते हैं MLT में, ठीक है ना, मास, लेंथ और टाइम के अंदर। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से लिख दोगे। एक मैं करके आपको बता देता हूं एग्जांपल। मान लो कि कोई बोले कि आपको डायमेंशंस बताने हैं फोर्स के, ठीक है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लो पहले, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमें पता है, यूनिट लिख देते हैं, यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, तो उसके लिए सीधे आप लिख सकते हो m की कितनी पावर यूज की गई है। आप देख रहे हो 1 kg है, तो मैं m की पावर कर दूंगा क्या, 1। फिर हमें लिखना होता है L, लेंथ, MLT, ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तो लेंथ की आप देख सकते हो यूनिट कितनी है, मतलब लेंथ की जो यूनिट है वो कितनी बार यूज हुई है, एक बार, तो L की पावर 1। टाइम, टाइम की यूनिट कितनी बार यूज हुई है, तो सेकंड का स्क्वायर है, तो 2 बार यूज हुई है, लेकिन वो यूनिट कहां पे है, नीचे है, तो अगर आप उसे ऊपर लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2। और कोई क्वांटिटीज तो यूज हुई नहीं है, ठीक है ना, यानी उनकी पावर क्या है, 0 है, तो उन्हें लिखा जाए या नहीं लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे सीधे आप क्या लिख सकते हो, MLT की पावर -2। ये हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फोर्स का। जैसे कई फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो सकती है, वैसे ही कई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। समझ आ रही है बात? हाँ, सबको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। किसी को कोई डाउट? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायमेंशंस के बारे में आपको याद रखनी है वो ये है कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशन लेस। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। समझ आ रही है बात? डायमेंशन लेस होते हैं ये। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास यूनिट तो है ही है, ठीक है ना, रेडियन और स्टेरेडियन, पर उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। समझ आ रही है बात? यानी कि अगर मुझसे कोई बोलता कि एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है यूनिट तो क्या है, रेडियन पर सेकेंड, लेकिन मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो रेडियन जो कि प्लेन एंगल है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। समझ आ रही है बात? तो आप सिर्फ क्या लिख दोगे, सेकेंड यूज किया है, वो किसका है, टाइम का, और पावर क्या होगी उसकी, -1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन किसका, एंगुलर वेलोसिटी का।
क्वांटिटीज दे रहा हूं, आप मुझे उसकी यूनिट और डायमेंशन लिख के बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी दी हुई हैं, जरा सभी लोग सेकंड वाले का यूनिट और डायमेंशन क्या आएगा ये बता दो। इम्पल्स हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आपको बताना है इम्पल्स का क्या आएगा। इम्पल्स फॉर्मूला मैंने उसके ब्रैकेट में लिख दिया है, जो है फोर्स इंटू टाइम। तो आपको उसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या आएगा ये बताना है। हाँ भाई, तो बिल्कुल सही है। यूनिट तो फोर्स की तो हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू टाइम की क्या हो गई सेकंड, यानी यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इम्पल्स का? डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -1। समझ आया? क्लियर है? एनर्जी की लिख लेते हैं। एनर्जी के लिए बताओ क्या आएगा? सिक्स्थ एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी का, 12mv²। एनर्जी के लिए मैं यूनिट लिख देता हूं, हाफ की तो कोई यूनिट है नहीं, मास हो जाएगा केजी। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे m, लेंथ 2, t -2। क्या क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्लास 12th में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या आएगा इसका? तो इसके लिए करंट भी पता होना चाहिए, इसलिए रुक जाओ थोड़ा, या कर ही लेते हैं। चलो बताओ 10th का। तो फोर्स के लिए तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं। अपॉन हमें करना है चार्ज की यूनिट। तो या तो आप एम्पियर के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। एम्पियर के टर्म्स में क्या हो जाएगा? करंट हो जाता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज हो जाएगा आपका करंट इंटू टाइम, ठीक है ना। ये अब पता होना चाहिए। करंट इंटू टाइम यानी कि एम्पियर और इंटू सेकेंड। तो यूनिट आपकी हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर, ठीक है ना। और डायमेंशन लिख सकते हो यहां से आप m l t -3a, ठीक है ना। ये हो जाएगा उसका डायमेंशन। या अगर आप किसी बुक्स में या आपको बोला गया है कि चार्ज के लिए आप कूलम यूज कर सकते हो ऐसा यूनिट के फॉर्म में, तो सिंपली क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1/कूलम, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप यूनिट बता सकते हो उसकी। समझ आ रही बात? पर जनरली हम क्या करेंगे? एम्पियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? सॉरी, हाँ, पावर -1 रहेगी, मेरी गलती। मिट जाओ भाई। ऊपर गया है पावर -1। ये क्या है? ये है चेंज इन टेम्परेचर, जो अगला हमें बोला गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है ना। तो यह है चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये तो सिंपली हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन में आएगा, डिस्टेंस जो है मीटर में, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k l की पावर -1। समझ आया? तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया हो कि बेसिकली आप यूनिट कैसे लिखते हो और डायमेंशन कैसे लिखते हो।